नमस्कार साथियों, वीडियो एक्सपर्ट इसके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं वीडियो के अंतर्गत पंचायती राज, है ना। पंचायती राज देखने वाले हैं, पंचायती राज है। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके फुल कोर्स या टेक्स्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जाके हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। साथ ही आपको क्लास नोट्स का पीडीएफ ना हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको उपलब्ध करा दिया है। वहां से जाके आप यहाँ से जैसे इमेज को अगर आप क्लिक करते हैं, है ना, आपको फुल कोर्स या टेस्ट सीरीज अगर कुछ भी ज्वाइन करना होगा तो जैसे आप इमेज को क्लिक करेंगे आपको रिडायरेक्ट करके हमारे कोर्स या टेस्ट सीरीज में आपको वहां से इनरोल कर सकते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में हम देखेंगे जो इसका इतिहास है, किस प्रकार पृष्ठभूमि है, शुरुआत कब हुआ, संसद में कब पारित हुआ, लोकसभा में, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कब हस्ताक्षर किया। साथ ही हम देखेंगे इसको छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं सारे पॉइंट्स को आपको कवर करते हुए आज का क्लास यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पंचायती राज से संबंधित सामान्य जानकारी। ठीक है, यानी कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगा कि कब इसका प्रस्तावित किया गया, कब इसको अनुमोदित किया गया। ठीक है, देखते यहाँ से सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो ये किस प्रकार से था, एक होता है पंचायती राज निकाय। ठीक है, हमारा एक हो जाएगा पंचायती राज निकाय और दूसरा हो जाएगा नगरीय निकाय। ठीक है, तो ये पंचायती राज पंचायतों या ग्राम के लिए है और ये नगरीय निकाय जो है वो शहर के लिए रहेगा। ठीक है, तो ये कब वो पंचायती राज निकाय वो जो 73 संविधान संशोधन। ठीक है, जैसा हमने संविधान में देखेंगे संविधान में कितने प्रकार के कितने संशोधन हुए हैं, तो उसी संशोधन के अंतर्गत जो 73वां संविधान संशोधन है कब है 1992 में। ठीक है, 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के तहत पंचायती राज निकाय का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, और अगर हम यहाँ से देखें नगरीय निकाय, ठीक है, तो इसके जैसे 73 या इसमें वो संविधान संशोधन में तो 74 में जो संविधान संशोधन है वो नगरीय निकाय के लिए हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे 1992 में। ठीक है, यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, पंचायती राज निकाय किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया, और देख सकते हैं कि नगरीय निकाय है कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया। दो क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे और तीसरा आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कूट मिलाने के लिए, है ना। पंचायती राज निकाय का यहाँ से आपको अगर नगरीय निकाय दोनों दे दिया जाएगा, आपको उचित मिलान करने के लिए भी यहाँ से दिया जा सकता है या आपको कूट के रूप में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट से ही आपका 4 क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं जो 73वां संविधान संशोधन है जो पंचायती राज है और जो 74 संविधान संशोधन है ना नगरीय निकाय, तो दोनों में क्या क्या चीजें समानता है और इन पॉइंट्स को लेकर, है ना, उनमें हम कंपेयर कर सकते हैं या दोनों में तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं उस सारे पॉइंट को देखते हुए, और आपको ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं सभी को आपको यहाँ से कवर करते हुए क्लास शुरू करते हैं अभी, है ना। ठीक है, तो यहाँ देखें 73 और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, मैंने बताया 73वां में आपका पंचायती राज है और 74 में आपका नगरीय निकाय। ठीक है, दो संविधान संशोधन के तहत जो 73वां 74 है उसके तहत पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकाय है ना, दोनों का यहाँ पर वो हुआ, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पॉइंट्स है, क्या क्या पॉइंट्स है, और यहाँ पर हम देखें पंचायती राज से संबंधित कॉलम है आपका और ये जो कॉलम है वो नगरीय निकाय से संबंधित है। ठीक है, तो संविधान संशोधन का क्रम। ठीक है, ये जो पंचायती राज है वो कौन से संविधान संशोधन का है 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, और जो नगरीय निकाय है वो 74वां संविधान संशोधन के तहत बना। ठीक है, संवैधानिक संस्था है तो संवैधानिक संस्था का नाम क्या है, यहाँ से पंचायती राज है और ये आपका नगरीय निकाय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 3 पॉइंट यहाँ समझ जाएंगे कि क्रम क्या है, संवैधानिक संस्था कौन सी है, हो सकता है आपको एक पंचायती राज दे दे, एक नगरीय निकाय दे दी, ऑप्शन सी दे दे आपको दोनों, या ऑप्शन डी दे दे आपको दोनों में से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे संवैधानिक संस्था क्या क्या है, पंचायती राज भी संवैधानिक संस्था है और नगरीय निकाय भी जो है वो संवैधानिक संस्था है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये पहले कहाँ पारित हुआ, है ना। अगर हो सकता है कूट के रूप में पहले कि पहले राज्यसभा में पारित हुआ कि पहले लोकसभा में पारित हो या, है ना। तो यहाँ से देखेंगे पहले लोकसभा में पारित हो तब वो 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर 1992। ठीक है, तो ये क्रम 92 हमको पता है तो यहाँ से 2 से 2 का हम यहाँ से जोड़ के याद कर सकते हैं कि लोकसभा में पहले पारित हुआ कब 22 दिसंबर 1992 में। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ यहाँ से देखेंगे 22 दिसंबर दोनों एक साथ लोकसभा में पारित हुआ। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा में कब पारित हुआ, जस्ट उसके अगले दिन, है ना, 23 दिसंबर, जस्ट अगले दिन 23 दिसंबर। ये यहाँ से दोनों एक साथ है, दोनों सेम है ना।
दोनों सेम है, 23 दिसंबर, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रपति का जो हस्ताक्षर है वो कब हुआ, यहाँ से देखेंगे दोनों में सेम है, ठीक है। तो 20 अप्रैल 1993, ठीक है, ये सही याद रख लेंगे, 20 अप्रैल 1993, 20 अप्रैल 1993, ठीक है, दोनों पूरा सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है वो एक क्वेश्चन और बन सकता है, ठीक है, कि जो लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में कब पारित हुआ, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया। तो 3 आपके यहाँ से बन सकते हैं, 3 पॉइंट के क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखिए लागू कब हुआ, ठीक है, अधिनियम तो बन गया, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया, मतलब वो अधिनियम बन गया, लेकिन लागू कब हुआ तो देखेंगे कि 24 अप्रैल है ना, 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को जस्ट 4 दिन के बाद ये आपका वर्किंग में आ गया, ठीक है, या लागू हो गया। लेकिन जो नगरीय निकाय है तो सबसे पहले देखिए पहले गांव ही आया है, उसके बाद शहर आया है। तो हम याद रख लेंगे कि पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायती राज है वो पहले लागू हुआ, जब गांव बनेंगे गांव के बाद वो शहर बना है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे नगरीय निकाय जो वो 1 जून, ठीक है, ये आ गए 24 अप्रैल, पहले गांव आया फिर शहर आया नगर आया, ठीक है, पहले गांव आया फिर नगर आया। तो यहाँ से देख सकते हैं अनुसूची 11, यहाँ से देख लेंगे 11 है ना, जो पंचायती राज अनुसूची 11 देख लेंगे, और जो नगरीय निकाय है वो अनुसूची 12 में, ठीक है। तो पंचायती राज पहले आया था तो 11वां अनुसूची पहले आएगा, नगरीय निकाय पंचायती राज के बाद आया जस्ट, है ना। तो फिर यहाँ से 11 अनुसूची और एक 12 अनुसूची। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि पंचायती राज किस अनुसूची के तहत है और जो नगरीय निकाय है वो किस अनुसूची में, हो सकता है आपको कूट मिलाने के लिए दिया जाए या सही आपको पहचानने के लिए दे दिया जाए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो पंचायती राज है ना, वो कितने विषयों पर काम कर सकता है, पंचायती राज जो है वो कितने विषयों पर काम कर सकता है। तो ये 29 विषय कुल मिला के 29 विषय पर काम कर सकता है। और नगरीय निकाय, ठीक है, नगरीय निकाय जो है वो 18 विषय पर काम कर सकते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था है वो गाँव के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो पंचायत आपको पता होगा कि गाँव की संख्या ज्यादा है कंपेरिजन जो नगर या शहर है उसके अपेक्षा। तो याद रख लेंगे 29 विषय गाँव ज्यादा है तो गाँव के लिए 29 याद रख लेंगे, और नगरीय निकाय जो है वो शहर जो है, शहर की संख्या कम है तो उसको हम 18 से याद रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे संविधान का जो भाग है, ठीक है, तो किस भाग में है संविधान, ये भाग 9 में है, ठीक है, 9 में है और ये 9 क में है, ठीक है। तो ये दोनों याद रख लेंगे, भाग 9 में है और ये भाग 9 का क वाले पार्ट में है, ठीक है। अनुच्छेद की अगर हम बात करें, अनुच्छेद की बात करें हम तो अनुच्छेद 243 ए से लेकर है ना, यहाँ से ओ तक जाएगा, 243 ओ तक, जैसे ए है, बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है, फिर वो करते करते ओ तक जाएगा। तो यहाँ सब देख लेंगे। उसके बाद जैसे ही है ना पंचायती राज तो 243 हो गया, लेकिन नगरीय निकाय भी जो है वो 243 में ही है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा 243 पी से लेके यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे सारे पॉइंट हो जाएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ से एक और पॉइंट है जो 24 अप्रैल है, ठीक है, यहाँ से देखेंगे जो अधिनियम जब लागू हुआ था, है ना, जब अधिनियम लागू हुआ था उस दिन को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जिस दिन लागू हुआ था अधिनियम, है ना, उसी दिन को पंचायती राज के दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तत्कालीन राष्ट्रपति की अगर हम बात करें शंकर दयाल शर्मा है, शंकर दयाल रहेंगे, और तत्कालीन प्रधानमंत्री है ना पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। 1992 में जो हुआ था ना सोना गिरवी रख लाए थे उस टाइम जो नरसिम्हा राव थे। अब उसके बाद हम देखते हैं जो पंचायती राज है ना, पंचायती राज जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से इनको संबोधित किया जाता है या किस प्रकार से जानते हैं, ठीक है। तो एक हमारा हो जाएगा स्तर दे जाएगा ग्राम स्तर, खंड या ब्लॉक स्तर, और एक हो जाएगा जिला स्तर, ठीक है, 3 स्तर हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या कहा जाता है या किस नाम से उच्चारित किया जाता है। दूसरा हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में लेकिन किस नाम से या किस तरह से उनको पहचान दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ में संख्या, तो ग्राम स्तर पे भारत में क्या कहा जाता है ग्राम पंचायत कहा जाता है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में भी क्या कहा जाता है ग्राम पंचायत ही कहा जाता है। तो दोनों ये ग्राम स्तर में सेम हो जाएगा, ठीक है। और खंड या ब्लॉक स्तर में अगर हम बात करें तो पंचायत समिति कहा जाता है, ठीक है। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जनपद पंचायत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जनपद पंचायत जो 5 गांव का जो जनपद होते हैं ना, तो उसी प्रकार को बाकी जगह पंचायत समिति कहा जाता है
और हमारे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जनपद पंचायत के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, जिला स्तर में जिला परिषद कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। अब अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में ग्राम की संख्या है ना, तो 11,6,4, ठीक है, और 146, और ये जिला में 127। लेकिन ठीक है, जो गौरेला पेंटर प्रवाही बना हुआ है उसके बाद छत्तीसगढ़ में जिले की संख्या ये बढ़ गया है। लेटेस्ट डाटा है, आपको डेटा यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, केवल ग्राम स्तर में क्या कहा जाता है और खंड स्तर में क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप देखते हैं कि जैसे नगरीय निकाय अगर चुनाव मान के चल लड़ना है किसी को, है ना, तो उसके लिए जैसे नगरीय निकाय या सरपंच हो रहा है तो उसके चुनाव में जो प्रत्याशी होते हैं, है ना, जो उम्मीदवार होते हैं, उनको कितने राशि जमानत राशि, ठीक है, जैसे चुनाव अगर लड़ना है तो एक जमानत राशि उनको देना होता है, उसके बाद ही वो अपना नामांकन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें पंच, यहाँ से हमारा पद हो जाएगा, ये कॉलम हमारा पद के लिए हो जाएगा, और ये आरक्षित वर्ग है ना, जो अनारक्षित वर्ग है उनके लिए रहेगा, और जो आरक्षित वर्ग है ना, ये आपका जनरल के लिए हो जाएगा, और ये आपका जो आरक्षण के अंतर्गत जो वर्ग है उनके लिए हो जाएगा। ठीक है, पंच के लिए अगर हम बात करें, अनारक्षित के लिए 50 रुपये रहेगा और आरक्षित के लिए 25 रुपये रहेगा। ठीक है, सरपंच के लिए देखेंगे तो सरपंच के लिए 1,000 रुपये रहता है अनारक्षित वर्ग के लिए, और आरक्षित के लिए 500 रुपये रहता है। ठीक है, जनपद पंचायत सदस्य जस्ट 2,000 रुपये हो जाएगा, और ये आरक्षित में जस्ट उसका आधा हो जाएगा। जिला पंचायत सदस्य में है ना 4,000 रुपये है, और अगर यहाँ देखें आरक्षित वर्ग की बात करें तो ये 2,000। तो आरक्षित वर्ग में इसको हम देखते हैं आरक्षित वर्ग में कौन कौन सा आता है, जैसे आपका ओबीसी हो जाएगा, एसटी हो जाएगा, एससी हो जाएगा, या एवं महिला। ठीक है, वह महिला, तो ये सारे आपके आरक्षित वर्ग में आ जाएंगे। जनरल यानी कि जो सामान्य है, जो अनारक्षित में है, तो जनरल जो है वो अनारक्षित के अंतर्गत आएंगे। ये आपका पंचायती राज वाला है ना। ठीक है, ये पंचायती राज वाला है, उसके अंतर्गत अब हम देखते हैं जो नगरीय निकाय चुनाव है। ठीक है, हमने ऊपर देखा जो पंचायत राज है ना, या जो ग्रामीण स्तर पर या पंचायत स्तर पर जो उम्मीदवार होते हैं उनके लिए जो राशि है जमानत राशि, उनकी बात हो गया। अब हम देखते हैं जो नगरीय निकाय या जो शहरों में चुनाव होता है उसके उम्मीदवारों की जो जमानत राशि है वो कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे नाम। ठीक है, वहां पर पद होता था, यहाँ पर हम देखते नाम रहेगा, अनारक्षित वर्ग सेम रहेगा, आरक्षित वर्ग यहाँ से सेम रहेगा। तो अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत आपका सामान्य आ जाएगा, और आरक्षित वर्ग के अंतर्गत, है ना, आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आपका एसटी, एससी, ओबीसी और महिला। ठीक है, तो हम देखते हैं नगर पंचायत पार्षद, ये 1,000 रुपये हो जाएगा पार्षद, और आरक्षित वर्ग के लिए 500 हो जाएगा। नगर पालिका परिषद पार्षद, ठीक है, परिषद पार्षद ये 2,000 रुपये है, और यहाँ से आपका ये 1,000 रुपये हो जाएगा। नगर पालिका निगम पार्षद, ठीक है, तो यहाँ पर 3 शब्द है, नगर पंचायत, ये परिषद और ये निगम। ठीक है, पंचायत, परिषद, निगम, तो तीनों क्या रहेगा, पंचायत छोटा होता है, पंचायत, फिर परिषद थोड़ा सा उससे ऊपर होता है, और जो नगर पालिका निगम पार्षद, ठीक है, ये सबसे बड़ा होता है। तो इसका जो राशि है वो आरक्षित वर्ग, अनारक्षित वर्ग के लिए 3,000 है, और आरक्षित वर्ग के लिए 2,000 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ से आप दोनों पॉइंट को देखेंगे तो दोनों पॉइंट हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में वहां से प्रश्न फुट मिलान करने के लिए दिया जा सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान देके देखेंगे एक बार, है ना। अब हमने पहले देख लिया कि जो पंचायत स्तर पर है ना, और हमने देखा कि जो नगरीय निकाय है ना, तो उम्मीदवारों की जो जमानत राशि होती है उसके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं जो पंचायत स्तर है या नगरीय निकाय स्तर पर है, उसमें पद की संख्या या कितने लोग उसमें निर्वाचन हो सकते हैं, या कितने जो पदों की संख्या है ना, जैसे सरपंच है तो कितने सरपंच हो सकते हैं गांव के लिए, या एक जनसंख्या के लिए कितने पंच हो सकते हैं, या एक शहर के लिए कितने पार्षद हो सकते हैं, है ना। तो वो सारे चीज हम यहाँ से देखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पंचायत है ना, यहाँ देखेंगे कि ये जो बता रहे हैं वो पंचायत के लिए है, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो पंचायत है उसके लिए एक पंचायत में, है ना, या एक गांव में, या एक जनपद में, या एक जिला में,
ठीक है, कितने जो पद हैं वो हो सकते हैं, ये रहेगा। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि नगरीय निकाय या निगम में ये कितने सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। या कोई वार्ड है या कोई क्षेत्र है, ठीक है, कोई वार्ड है या कोई क्षेत्र है, अधिकतम संख्या न्यूनतम संख्या दोनों देखेंगे, न्यूनतम संख्या अधिकतम संख्या, चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार से होता है, और लास्ट हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में इसकी संख्या कितनी है, ठीक है। तो ये संख्या उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी कुछ कुछ पॉइंट याद रख लेंगे, एक गांव का याद रख लेंगे, वो तो ऐसे ही याद हो जाएगा आपको, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पद का नाम, ठीक है, तो पंच, ठीक है, जिसे जनता द्वारा सीधे चुना जाता है उसी के वार्ड में, ठीक है। अगर कोई गांव है तो गांव मान के चलिए 10 वार्ड हैं, तो 10 वार्ड से प्रत्येक वार्ड में से एक पंच निकल के आएगा, और उस पंच के लिए मतदान, है ना, केवल उसी वार्ड के सदस्य ही अब चुनकर करेंगे, ठीक है। वो चाहे जो पंच के प्रत्याशी है वो तो दूसरे वार्ड का भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान देंगे इसमें कि जो पंच प्रत्याशी है या उम्मीदवार है, जरूरी नहीं कि वो केवल उसी वार्ड का हो, वो किसी और वार्ड का भी हो सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति मान के चलिए कोई दूसरे वार्ड से आकर किसी दूसरे वार्ड में खड़ा होता है ना, या उम्मीदवार के लिए उम्मीदवारी करता है, तो वो अपना वोट नहीं डाल सकता, वो अपने वार्ड में ही केवल मतदान कर सकता है। दूसरे वार्ड में उम्मीदवार तो बन सकता है, लेकिन दूसरे वार्ड के लिए वो वोटर नहीं बन सकता, ठीक है। तो हम अगर बात करें तो इसकी न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, पंचायत स्तर में 10 होना चाहिए, और अधिकतम जो है वो 20 होना चाहिए, ठीक है। और ये जो चुनाव प्रक्रिया है वो प्रत्यक्ष होता है, यानी कि उस वार्ड या मोहल्ले के जितने भी मतदातागण है ना, उनके माध्यम से उसको प्रत्यक्ष वोट दिया जाता है, और ये प्रत्यक्ष उनको ही मतलब उनके माध्यम से उनका जीत या हार का निर्धारण होता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे पंच की संख्या देख लेंगे, सबसे ज्यादा रहेगा पंच जो है, प्रत्येक गांव में अगर एक सरपंच है तो अगर 10 पंच है या 20 पंच है, तो गांव की जो संख्या है 11,664, तो यहाँ से अगर 10 का कर देंगे गुना लगभग, तो थोड़ा याद रखें 1,60,725, ठीक है, 1,60,725, ठीक, ये संख्या सरपंच, ठीक है। तो सरपंच क्या अधिकतम जो है वो एक रहेगा, न्यूनतम भी एक ही रहेगा, ठीक है। एक गांव के लिए एक ही सरपंच होगा और एक ही उप सरपंच होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम देखें कि जो सरपंच का चुनाव जो है ना, वो प्रत्यक्ष तरीके से होता है। ऐसा होता है सरपंच का चुनाव जो है प्रत्यक्ष तरीके से होता है, उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष, ठीक है। सरपंच का चुनाव है उसी सरपंच का चुनाव उस गांव के जितने भी मतदाता हैं, है ना, अब वो जितने भी उम्मीदवार रहेंगे उनमें से किसी एक को वोट देकर, है ना, अपना एक वोट है तो उसको देकर जितनी संख्या ज्यादा होगी वो सरपंच के रूप में चुना जाएगा। और जितने भी उप सरपंच हैं, जो उस वार्ड के जितने भी मेंबर हैं, अगर वो वहां से जितने भी पंच निकल कर आते हैं, उस पंच में से किसी एक को उप सरपंच बनाया जाता है। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, ठीक है। ये प्रत्यक्ष हो जाएगा और ये अप्रत्यक्ष तरीके से, ठीक है। यहाँ से नाम वगैरह देना नहीं पड़ता, सीधा अपने में से ही किसी एक को चुनकर बनाया जाता है। अब जनपद पंचायत सदस्य, ठीक है, एक जनपद में कितने सदस्य हो सकते हैं, 10 मिनिमम, ठीक है, 10 मिनिमम रहेंगे, यानी कि लगभग 40 गांव या 50 गांव, जैसे कोई जनपद है मान के चलिए, तो वो 3 गांव 5 गांव या 7 गांव इस टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट है, तो 3 गांव 5 गांव 5 गांव का है, तो वहां से देखें कि जनपद पंचायत में क्या है 10 मिनिमम रहेंगे और मैक्सिमम जो है वो 25 रहेंगे, ठीक है। तो इसका चुनाव भी जो है वो प्रत्यक्ष तरीके से होता है, ठीक है। अब यहाँ देखें अध्यक्ष है तो अध्यक्ष भी एक ही रहेगा, अध्यक्ष कोई एक रहेगा, उपाध्यक्ष भी कोई एक रहेगा। तो अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष, ठीक है। अब जिला पंचायत सदस्य, ठीक है, जिला पंचायत सदस्य की संख्या क्या है, 10 मिनिमम हो सकता है और मैक्सिमम 35 हो सकता है। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जो है प्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है दोनों अप्रत्यक्ष तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे सारे पॉइंट हो जाएंगे। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कौन कौन से पद हैं जिनके लिए प्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम देखेंगे पंच, सरपंच, ठीक है। जनपद पंचायत सदस्य हो जाएगा आपका, सदस्य का सीधा चुनाव करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। और जिला पंचायत सदस्य, ठीक है, यहाँ सब देख लें प्रत्यक्ष 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 प्रत्यक्ष, तो 4 ऐसे पद होते हैं जिनके लिए जो चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष तरीके से कराया जाता है। एक हो जाएगा पंच, पंच को किनके द्वारा चुना जाता है, उस वार्ड के, ठीक है, उस वार्ड के जितने भी मतदातागण हैं वो चुनते हैं। और जरूरी नहीं कि जो पंच के लिए उम्मीदवार है वो उसी वार्ड का हो, दूसरे वार्ड का भी आदमी दूसरे वार्ड के लिए चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। एक पंच हो जाएगा। दूसरा है क्या है सरपंच,
सरपंच का चुनाव भी क्या है, प्रत्यक्ष तरीके से होता है। या कोई गांव है तो उस गांव के जितने भी मतदातागण हैं वो चुनकर, क्या सीधे चुनकर प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से सरपंच का चुनाव करते हैं। तीसरा, जनपद पंचायत सदस्य, ठीक है। एक पंचायत होता है, पंचायत के जितने भी गांव आते हैं, है ना, सपोज 5 गांव मान लीजिए कोई जनपद पंचायत में, तो वहाँ के जो 5 गांव के जो निवासी या 5 गांव के जितने भी वोटर हैं वो प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव करते हैं। किसका? जनपद पंचायत सदस्य। और जिला पंचायत सदस्य भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये 4 जो पद हैं जिनका चुनाव जो है प्रत्यक्ष तरीके से होता है, और जैसे उप सरपंच हो जाएगा, जनपद पंचायत अध्यक्ष हो जाएगा, उपाध्यक्ष हो जाएगा, जिला पंचायत अध्यक्ष हो जाएगा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, ठीक है। इन सभी का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, और इनकी संख्या याद रखेंगे केवल एक ही होगी। कोई एक ही अध्यक्ष बनेगा, कोई एक ही उपाध्यक्ष बनेगा। सदस्य तो बहुत सारे लोग बन सकते हैं, सदस्य का मिनिमम आपका 10 है और 25 है, ठीक है। यहाँ भी 10 देखेंगे और 35, ठीक है। यहाँ तक तो यहाँ से देखेंगे प्रत्यक्ष किसका चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है, और अधिकतम और न्यूनतम कितनी संख्या के हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक वहां से आपको हो गया है ये जो नामजद, ठीक है। नामजद या किसको पता है, निर्विरोध जीता है, ठीक है। निर्विरोध हो सकता है ना, ये निर्विरोध है, ठीक है। जो नामजद शब्द दिया गया है वो जिसका नाम किसी काम या चुनाव हेतु मनोनीत किया हो, जिसका नाम किसी बात के लिए निश्चित किया गया हो या चुन लिया हो, ठीक है। या जैसे वार्ड होता है, ठीक है, तो वार्ड में क्या है, कोई एक व्यक्ति खड़ा होता है, बाकी सब उनको सहमति दे देते हैं, तो उनके विरोध में कोई अगर जब व्यक्ति उम्मीदवार नहीं बनता है या खड़ा नहीं होता है ना, तो उसे हम नामजद, ठीक है, नामजद के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ हम कहें कि निर्विरोध, ठीक है, जिसका कोई विरोध नहीं हुआ है और वो केवल अकेला होकर सीधा जीत गया है, ठीक है। तो ये आपके इसके लिए हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इसके बाद जो जितने भी पद हैं, ठीक है, तो पद के लिए कितनी आयु के लोग वोटिंग कर सकते हैं और कितनी आयु के लोग, है ना, उस उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकते हैं या अपना नामांकन भर सकते हैं, ठीक है। मतदान की अगर उम्र की हम बात करें तो कितने वर्ष का आदमी मतदान कर सकता है, 18 साल, ठीक है। ये आपका बेसिक फर्क हो जाएगा। पंचायत निर्वाचन उम्मीदवार, ठीक है, उम्मीदवार क्या है, 21 साल, ठीक है। ये पंचायत के लिए याद रखेंगे, पंचायत के लिए 21 साल हो जाएगा। नगरीय निकाय, नगरीय निकाय इसके लिए भी आपका देखेंगे 21 ही है, और अध्यक्ष एवं महापौर पद हेतु इसका भी है 21 साल है। तो ठीक है, बेसिक पॉइंट रहेगा, जो 18 साल है वो मतदान कर सकते हैं, और जिनकी आयु 21 साल से अधिक है वे यहाँ से उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकते हैं या अपना नामांकन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका 4 पॉइंट यहाँ हो जाएगा। 18 याद रख लेंगे मतदान का, और जो पंचायत, नगरीय निकाय और अध्यक्ष और महापौर उनके लिए आप 21 साल याद रखेंगे। विधानसभा और लोकसभा, ठीक है, 25 साल याद रखेंगे। विधानसभा और लोकसभा, ठीक है। विधान परिषद व राज्यसभा के लिए 33 साल याद रखेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल, ठीक है, इनके लिए 35 साल याद रखेंगे। अब इनको देखना कैसा है, ठीक है। राष्ट्रपति, ठीक है, सबसे बड़े हो जाएंगे उपराष्ट्रपति, और राज्य के लिए क्या, राज्य के लिए क्या हो जाएगा, जैसे देश के लिए प्रधानमंत्री है तो राज्य के लिए क्या है, मुख्यमंत्री है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे ये देश के लिए सबसे बड़े हैं, और ये राष्ट्रपति तो जस्ट उपराष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। और स्टेट है ना, राज्य है, तो राज्य के लिए कौन सबसे बड़ा हो जाएंगे, राज्यपाल, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे ये बड़े वाले हो जाएंगे, जो 35 साल के ज्यादा एज है मान के चलिए। और विधानसभा लोकसभा इसके लिए 25 साल, और विधान परिषद व राज्यसभा के लिए 30 साल, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको यहाँ से सीधे पूछे जा सकते हैं, या हो सकता है आपको फुट मिलाने के लिए भी दिया जा सकता है, ठीक है। अभी तो यहाँ तक हो गए जिसको हमने बताया, ऊपर जो पॉइंट हमने बताया हुआ कि जो पंचायत है ना या ग्राम पंचायत है, न्यूनतम 10 अधिकतम 20 है ना। वार्ड कितने वार्ड हो सकते हैं, न्यूनतम 10 वार्ड, तो 10 वार्ड है तो 10 पंच ही होंगे, है ना। जनपद पंचायत सदस्य 6, तो मिनिमम 10 बताया था, मैक्सिमम आपका 25 बताया था। और ये जिला पंचायत के लिए मिनिमम 10 रहेगा और मैक्सिमम जो है 35 रहेगा। तो ये आपका बेसिक्स रहेगा, आप बिल्कुल देख लेंगे, बढ़ते हुए जा रहा है। जैसे गाँव है ना, तो गाँव क्या छोटे स्तर में हो जाएगा, फिर जनपद क्या उससे थोड़ा बड़ा है, फिर जिला, तो जिला क्या सबसे बड़ा है, तो तीनों से आप क्रम याद रख लेंगे तो आपका ये बेसिक सा बन जाएगा। सेम उसी तरह है ना, नगर पंचायत वार्ड मिनिमम 15 हो जाएगा, अधिकतम 40, मिनिमम 15, 40
और ये 40 और ये 70, ठीक है। तो नगर पंचायत वार्ड है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है नगर पंचायत वार्ड है, छोटा सबसे, तो 15 और 40 नगर परिषद, ठीक है, ये फिर परिषद बताया था, फिर निगम बताया था, 15 ये 40, फिर ये 40 और ये 70, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी आप देख लेंगे, शब्दों को देख लेंगे, जिससे पहले वार्ड का छोटा इस तरह, फिर जनपद इस तरह, फिर जिला इस तरह, ये सारे पॉइंट को आप ध्यान देंगे तो ये बिल्कुल आप बन जाएगा, ठीक है। अब नगर पालिका क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर वार्डों की अधिकतम संख्या होगी, ठीक है। अब यहाँ सब देखते हैं, उसके बाद ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं जो पंचायती राज स्तर है या पंचायत स्तर है, उसमें पदाधिकारी देखते हैं, ठीक है। पदाधिकारी देखते हैं कि कितने पद होते हैं, कौन सा प्रशासनिक पद है, ठीक है, या कौन सा राजनीतिक पद है। प्रशासनिक पद के अंतर्गत आपका जो शासकीय कर्मचारी ये आ जाएगा, और राजनीतिक प्रमुख है ना, राजनीतिक प्रमुख या जो अध्यक्ष है या जो चुनकर आए हैं वो राजनीतिक प्रमुख हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऊपरी स्तर से देखते आता है, ठीक है, जैसे जिला पंचायत, फिर ग्राम पंचायत, फिर पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत। तो सबसे पहले देखेंगे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ठीक है, सीईओ, जिसे हम सीईओ बोलते हैं ना, तो ये सीईओ हो जाएगा सबसे पहले, जिला स्तर में सीईओ हो जाएगा, ठीक है। और मुख्य कार्यपालन अधिकारी ये हो जाएगा। पंचायत स्तर पे क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत सचिव हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे राजनीतिक प्रमुख की अगर हम बात करें तो ये सभी अध्यक्ष रहेगा, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के लिए अध्यक्ष रहेगा, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष ये हो जाएगा। और ग्राम के लिए क्या रहेगा, एक सचिव रहेगा और एक सरपंच रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो जाएंगे सारे पॉइंट्स। हम एक और पॉइंट देख लेते हैं कि जो चुनाव मत पत्र का रंग, ठीक है, जो मत पत्र होता है ना, वो किस रंग का होता है और किस उम्मीदवार के लिए कौन सा रंग उनको उपलब्ध कराया जाता है, ये हम देख सकते हैं। जैसे पंच है, ठीक है, तो पंच के लिए क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। फिर आता है सरपंच, सरपंच के लिए हो जाएगा नीला। फिर जनपद के लिए हो जाएगा पीला, और फिर जिला पंचायत के लिए हो जाएगा गुलाबी, ठीक है। और ये जो यहाँ पर एक और पॉइंट देखेंगे, इन मत पत्रों का रंग स्थायी नहीं है, ठीक है, ये हो सकता है परिवर्तनीय है, वो बदल भी जा सकता है, जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में हो या वो स्थायी हो, ठीक है, हो सकता है वो बदला भी जा सकता है, ठीक है। तो सफेद सफेद देख लेंगे, नीला पीला गुलाबी, सफेद नीला पीला गुलाबी, ठीक है। तो ये सारे हमने भी आज लगभग 4-5 जो पंचायती राज के हैं और नगरीय निकाय के हैं, 4-5 पॉइंट्स को हमने यहाँ से कवर करते हुए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास रहेगा है ना, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पंचायत अधिकारियों की पद मुक्ति, ठीक है, किस प्रकार से उनको चुना जाता है या किस प्रकार से उनको पद से मुक्त किया जाता है या उनको हटाया जाता है, सारे पॉइंट्स को हम यहाँ से देखते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारे अगले क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही आप प्ले स्टोर से जाकर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके फुल कोर्स एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास करते हैं, साथ ही आपको क्लास नोट्स का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम में उपलब्ध करा दिया गया है, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से खत्म करते हैं आज का क्लास, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।